प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयां जरूर तय की हैं, पर क्या उनकी देखरेख में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सहयोगी मुक्त होने वाला है? हाल ही में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए का दामन थाम लिया। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सहयोगियों में से थे। अभी फिलहाल अगर एकनाथ शिंदे के गुट को हटा दिया जाए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है अपना दल, जिसके केवल 2 लोकसभा एमपी हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़े सहयोगी खोए हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में तेलुगु देशम पार्टी, 2019 में शिवसेना, 2020 में श्रोमणी अकाली दल और अब 2022 में जनता दल यूनाइटेड। हालांकि शिवसेना का एक गुट अभी वापस आ गया है बीजेपी के साथ, लेकिन क्या बीजेपी बड़े घटक दलों को अपने साथ रखने में नाकामयाब रही है? इसके पीछे जो कारण है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहयोगी दलों को लेकर रणनीति। इस रणनीति के 5 चरण हैं। पहले चरण में भाजपा एक नए इलाके में अपनी पकड़ कायम करने की कोशिश करती है और इसलिए वो एक वहां के क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन कर लेती है। दूसरे चरण में भाजपा कोशिश करती है कि उस क्षेत्रीय दल का जो बेस है वो भाजपा में शामिल हो जाए। तीसरे चरण में अगर वो बेस भाजपा में शामिल नहीं होता है तो भाजपा उस पार्टी को या तो छोड़ देती है या फिर उसे तोड़ने की कोशिश करती है। चौथे चरण में भाजपा उसी पार्टी से छोटी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है और फिर 5वें चरण में भाजपा उस इलाके में एक ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है और धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करती है। ये रणनीति भाजपा ने सबसे बेहतर तौर पे पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनाई। मिसाल के तौर पर उन्होंने बोडोलैंड इलाके में जो असम में पड़ता है वहां पर बीपीएफ के साथ गठबंधन किया और वहां पर अपनी धीरे धीरे बोडोलैंड में अपनी पकड़ कायम की और फिर बीपीएफ को छोड़ दिया और यूपीपीएल के साथ गठबंधन कर लिया। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड में नागा पीपल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में एनपीएफ को तोड़कर एनडीपीपी के साथ वहां पर अलायंस कर ली और एनडीपीपी ने भाजपा को एनपीएफ के मुकाबले कई ज्यादा सीटें और मंत्री पद दिए। तो इसी तरह से नागालैंड में भी भाजपा ने इस रणनीति के जरिए अपनी पकड़ कायम की। इसी रणनीति को भाजपा ने दूसरे राज्यों में अलग अलग तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर जो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में किया गया, जो तेलुगु देशम पार्टी के साथ आंध्र प्रदेश में किया गया और जो भाजपा ने पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के साथ करने की कोशिश की। जो अकाली दल के रिबेल लीडर है सुखदेव ढींडसा, उनको भाजपा प्रोत्साहन देती रही बादलों के खिलाफ और इसी रणनीति के तहत भाजपा ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी को तोड़ने की भी कोशिश की। बिहार में लेकिन बीजेपी ने एक बहुत ही अलग किस्म की रणनीति अपनाई। बीजेपी ने जो पिछले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के जरिए कहा जाता है जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की कोशिश की। कई सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ खास तौर पर सवर्ण जाति के उम्मीदवार खड़े किए, जो कहा जाता है कि एनडीए के एक ट्रेडिशनल वोट बैंक हैं। जाहिर सी बात है उन उम्मीदवारों ने कुछ हद तक जेडीयू के वोट भी काटे और वहां पर काफी जेडीयू के कैंडिडेट्स को हार भी झेलनी पड़ी। बाद में क्या हुआ? बाद में लोक जनशक्ति पार्टी में ही फूट लग गई और भाजपा ने चिराग पासवान को दरकिनार करके पशुपति पारस को समर्थन दिया लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर। तो इसी रणनीति की वजह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना क्षेत्रीय पार्टी और छोटे दलों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। लेकिन जो ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रणनीति है, ऐसा नहीं है कि भाजपा के पुराने नेताओं ने ये रणनीति नहीं अपनाई, लेकिन कहा जाता है कि जो पहला और दूसरा चरण है कि एक किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना और अपने बेस को बढ़ाना, भाजपा के जो पुराने नेतृत्व था उनकी रणनीति सिर्फ इन्हीं 2 चरणों तक सीमित थी। जो दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करना या फिर छोटी पार्टियों को बड़ी पार्टी के खिलाफ खड़ा करना, ये काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की खासियत रही है। मोदी और शाह की इस रणनीति के पीछे वजह क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक लेना पड़ेगा।
उस जमाने में जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, प्रधानमंत्री तो बनना दूर की बात है, वो भाजपा के एक कार्यकर्ता थे और गुजरात के यूनिट में संगठन मंत्री की तरह काम कर रहे थे। ये 1980 का दशक है। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी का वर्चस्व था, जो वहां पर एक क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम समाज को जोड़कर अपनी सरकार वहां पर चला रहे थे। तो दूसरी तरफ वहां पर जनता दल के चिमनभाई पटेल मुख्य विपक्ष के नेता थे। उस वक्त गुजरात में भाजपा के कई नेताओं का मानना था कि पार्टी को कांग्रेस को हराने के लिए चिमनभाई पटेल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन मोदी जो उस वक्त संगठन मंत्री थे, उन्हें लगा कि भाजपा गुजरात में अपने कदम तब तक नहीं रख पाएगी, भाजपा गुजरात में अपनी पकड़ नहीं बिठा पाएगी तब तक जब तक जनता दल वहां मौजूद है, एक प्रथम एंटी कांग्रेस पार्टी के तौर पर। तो उनकी प्राथमिकता बनी कि किसी भी तरह से जनता दल को गुजरात से खत्म किया जाए और पाटीदार समुदाय और बाकी समुदाय को अपने साथ जोड़कर काफी हद तक भाजपा ने 1995 के इलेक्शन तक जनता दल को वहां पर खत्म कर दिया। तो कहा जाता है कि जो जनता दल और बाकी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, उनको लेकर मोदी की जो भावना है वो उस दौरान से अब तक चलती आई है और मोदी का ये मानना है कि किसी भी हालत में इन पार्टियों के वर्चस्व को, इन पार्टियों की पकड़ को कम करना है और उनके बेस को किसी भी हालत में बीजेपी में शामिल करना है। ये उनकी तब से भावना रही है और अब तक कायम है। इसी मुद्दे पे हमें प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में फर्क नजर आता है। जब वाजपेयी एनडीए के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने काफी सारे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक थे, जैसे धारा 370, उन्हें बीजेपी के एजेंडे से हटा दिया था ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड और डीएमके जैसी पार्टियों के साथ वो एक गठबंधन कायम कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बीजेपी के जो कोर एजेंडा है उससे बिल्कुल भी हटने से मना कर दिया और कहा कि अगर जो भी घटक दलों को उनके साथ रहना है उन्हें बीजेपी के शर्तों पर रहना पड़ेगा, ना कि अपनी शर्तों पे। देखने वाली बात यह है कि फिलहाल तो बीजेपी का जो वर्चस्व है वो पूरी तरह कायम है, बीजेपी अपने परवान पर है। लेकिन क्या 2024 के चुनाव के बाद भी बीजेपी को उस किस्म की सीटें मिलेंगी कि वो पूरी तरह से अपनी शर्तों पर गठबंधन चला पाए?